हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो खबर तो आपने सुन ली होगी, अगर नहीं सुनी है तो इस वीडियो में इस पूरी खबर की हम जांच पड़ताल करेंगे। आपने देखा कि वेनेजुएला के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कॉन्टिन्यूअस थ्रेट कर रहे हैं डेनमार्क को कि हम तुमसे ग्रीनलैंड ले लेंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका क्यों ऐसा बोल रहा है, और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो क्या इसके जियोपॉलिटिक्स इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी हम समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि क्या इनका क्लेम है डोनाल्ड ट्रंप का और ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, देखो। सो गाइस, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई हम जो है वो ग्रीनलैंड को एक्वायर कर लेंगे फ्रॉम द डेनमार्क। और एक्विजिशन कैसे होगा? डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क को बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस कि आप इसको हमें बेच दो। यानी कहने का मतलब जो ग्रीनलैंड है दोस्तों, ये आता है अंडर द डेनमार्क कंट्रोल। तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं डेनमार्क से हमको बेच दो, आपको हम पर पर्सन कॉस्ट देंगे। रफली अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड में करीब 80,000 लोग रहते हैं। ये बोल रहे हैं पर पर्सन कॉस्ट हमसे ले लो आप। अगर नहीं लेते हो तो फिर हम मिलिट्री का यूज करेंगे और फोर्सफुली हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे। इसके पीछे लॉजिक क्या है दोस्तों? तो इसके पीछे अच्छा एक बात और भी है। अगर हम ग्रीनलैंड की थोड़ी ज्योग्राफी समझें तो गाइस ये तो सच्चाई है, ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका के ज्यादा पास में है और ये डेनमार्क से ज्यादा दूर में है। तो कल को अगर मिलिट्री एडवेंचर होता है फ्रॉम द साइड ऑफ अमेरिका, तो डेनमार्क को यहां पे अपने रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम करने पड़ेंगे कंपैरिजन टू अमेरिका, है ना। तो आप देखो, तो यूएस से ये मात्र 750 माइल पर है, वहीं डेनमार्क से जिस कंट्रोल में ये है ये 1520 माइल पर है। तो अमेरिका के पास तो ये है। ठीक है, आगे देखो, ये मैं मैप पे दिखा भी रहा हूं। तो ये है आपका अमेरिका, ये कनाडा, और ये आपका ग्रीनलैंड, और इधर डेनमार्क है आपका डेनमार्क। ठीक है, अच्छा आगे देखो दोस्तों। अब अमेरिका जो है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि एक्चुअली में जैसे जियोपॉलिटिक्स टेंशन बढ़ती जा रही है, तो ग्रीनलैंड के पास चाइना और रशिया के शिप्स की मूवमेंट ज्यादा है और ये हमको फ्यूचर में थ्रेट दे सकता है। यानी अमेरिका ये कह रहा है कि जो ग्रीनलैंड है दोस्तों, यहां पे रशिया और चाइना का जो डोमिनेंस बर्ड है, इससे फ्यूचर में हमें थ्रेट है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है? तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ठीक है, ग्रीनलैंड के पास जो एरियाज वहां पर है, वहां पे चाइना रशिया का दबदबा है, डोमिनेंस बर्ड है। ठीक है, लेकिन आप ये काम भी कर सकते हो, भाई आपने दुनिया भर में अलग प्लेसेस पर डिफेंस बेस बनाए हैं, जैसे कतर में बनाए हैं, सऊदी अरेबिया बनाए हैं, या दुनिया में कई सारे पार्ट में अपने डिफेंस बेस हैं। तो आप ग्रीनलैंड में अपना डिफेंस बेस क्या नहीं बना सकते हैं? देखिए दोस्तों, अमेरिका का डिफेंस बेस ऑलरेडी है ग्रीनलैंड में। कहां पे? तो इसका नाम है थूले एयरबेस। तो ये ऑलरेडी है और ये आज से नहीं है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर मतलब नाजीज का अटैक ग्रीनलैंड में हुआ था, कब्जा हुआ था, तो अमेरिकन सैनिक यहां पे घुसे थे और यहां से नाजियों को बाहर निकाला था। और तब से लेके आज तक अमेरिकन ट्रूप्स यहां पर हैं। यानी कि अमेरिका का जो दखल है ग्रीनलैंड में वो आज से नहीं, वो पहले से, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। तो यहां पर एक बात बेमानी हो जाती है, बिकॉज अगर अमेरिका का डिफेंस बेस यहां पे है तो फिर डर किस बात का, है ना। अच्छा आगे देखिए। अब दोस्तों यहां पर क्या बात हो रही है, तो थोड़ा हम समझेंगे अबाउट द ग्रीनलैंड के बारे में, ताकि इसके बारे में समझिए आप लोग, क्या इसकी ज्योग्राफी है, क्या इसकी पॉपुलेशन है, लोग कहां पे रहते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रीनलैंड जो है, तो अगर मैंने आपसे क्या बोला, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, पहली बात। और ये आता है, और ये कॉन्टिनेंट नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, और ये दोस्तों कहां पर आता है? ये आता है आर्कटिक रीजन में आता है। इसका टोटल जो एरिया बनता है वो बनता है 8,36,330 स्क्वायर माइल का। ये देखो पहले इसका एरिया, यानी काफी बड़े एरिया में ग्रीनलैंड दोस्तों फैला हुआ है, 8,36,330 स्क्वायर माइल का। यानी आप ये बोल सकते हो, जो जर्मनी है दोस्तों, तो जर्मनी का जो एरिया है उससे 6 टाइम ज्यादा। यानी ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी है दोस्तों, क्या पता है? जो ग्रीनलैंड है, इसका 80% जो एरिया है वो बर्फ से घिरा हुआ है। यानी ग्रीनलैंड की जो पॉपुलेशन है, मेनली 80% पॉपुलेशन कहां पे रहती है? ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है नूक, उसके आसपास रहती है। यानी पूरा जो ग्रीनलैंड है दोस्तों वो रहने लायक नहीं है, केवल कुछ एरिया है जहां पे आप रह सकते हो। तो यहां पर आप कैपिटल की बात कर रहे हो, उसके आसपास ही पॉपुलेशन रहती है यहां पे। ठीक है, आगे देखिए। अब दोस्तों ग्रीनलैंड की जो इकोनॉमी वो चलती कैसे है? तो ग्रीनलैंड की जो इकोनॉमी है मेनली डिपेंड है फिशिंग के ऊपर और डेनिश सब्सिडीज के ऊपर। मतलब डेनमार्क की गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू, बेसिकली एक तरह ग्रांट मतलब हो गया। हाँ, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, बेसिकली ग्रीनलैंड की पूरी इकोनॉमी चलती है फिशिंग इंडस्ट्री पर, और दूसरा कुछ पैसे यहां पे आते हैं डेनमार्क गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्प मिलती है इनको। इस तरह से इनकी इकोनॉमी चलती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, तो वैसे तो गाइस क्या बोल रहे हैं,
इंक्रीज इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये अब ये बोल रहा है कि एक्चुअली ऐसा पाया गया है सर्वे में कि ग्रीनलैंड के पास काफी बड़ा रिसोर्स है, क्रिटिकल मिनरल्स का, क्रूड ऑयल का और गैस रिजर्व है। तो आजकल धीरे धीरे इस एरिया में इंटरेस्ट बढ़ रहा है क्योंकि ग्रीनलैंड नेचुरल रिसोर्स से बहुत ज्यादा मतलब इसमें पाया जाता है। फोकस ऑन द रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम, आयरन, ऑयल एंड गैस, यानी सब कुछ यहां पे मिल सकता है दोस्तों। रेयर अर्थ का अच्छा खासा यहां पे डिपॉजिट मिलने की उम्मीद है, यूरेनियम है दोस्तों, आयरन यहां पे है। तो कहने का मतलब भविष्य में ग्रीनलैंड में माइनिंग का एक एक्सपोजर है, स्कोप है, और ऐसा पाया गया है, इसीलिए लग रहा है कि अमेरिका का यहां पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है दोस्तों, है ना। देखो तो क्या बोल रहे हैं यहां दोस्तों, बोल रहे हैं, अच्छा ये तो पॉइंट हो गया हमारा। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि मतलब ऐसा सर्वे में पाया गया कि ग्रीनलैंड के पास नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा है, और जहां पे ऑयल की बात हो जा रही है वहां पे अमेरिका आजकल आई जा रहा है। आप चाहे वेनेजुएला की बात कर लो, आप चाहे ईरान की बात कर लो, अभी ग्रीनलैंड की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, हिस्ट्री क्या दो ग्रीनलैंड की, उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, मतलब जो ग्रीनलैंड है वो जो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके पास में है दोस्तों, हाँ, और कंट्रोल बाय द डेनमार्क। तो दो अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड हैज बीन कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क। नियरली 3000 किलोमीटर का जो मतलब एरिया बेसिकली ये है, अब ये मतलब सॉरी, मतलब ये डेनमार्क से इतना दूरी पर है। मतलब कहने का मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि डेनमार्क वैसे, ग्रीनलैंड वैसे तो मतलब ये पार्ट है किसका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, लेकिन ये डेनमार्क से काफी दूरी से भी कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। और कब से, 300 साल हो गए दोस्तों, 300 साल से डेनमार्क का यहां पे कंट्रोल है। कैसे कंट्रोल है, और देखिए दोस्तों, देखो पहले जो ग्रीनलैंड था ये डेनमार्क की कॉलोनी थी, जैसे ना इंग्लैंड वाले आए हमारे ऊपर, इंडिया कॉलोनी थी, तो पहले एक कॉलोनी थी दोस्तों 20th सेंचुरीज तक, ठीक है। फॉर मच ऑफ दिस टाइम ग्रीनलैंड रिमेन्ड आइसोलेटेड एंड पुअर। तो डेनमार्क गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा यहां पर कुछ स्कोप नहीं था इनका, और ग्रीनलैंड जो है वो आइसोलेटेड था और काफी गरीब देश था। काफी गरीब देश, देश क्या मतलब, एरिया बोलो, एरिया था मतलब ये। तो ये आइसोलेटेड था, काफी पुअर था, ठीक। फिर क्या बोल रहे हैं, आफ्टर द नाजी जर्मनी ऑक्यूपाइड मेनलैंड डेनमार्क, द यूएस इन्वेडेड द आइलैंड एस्टैब्लिशिंग मिलिट्री एंड द रेडियो स्टेशंस। ये बोल रहे हैं भाई कि जब नाजीज ने इस पर अटैक किया और कब्जा कर लिया, तो अमेरिका यहां पे घुसा और अमेरिका ने अपने डिफेंस बेस बनाए, रेडियो स्टेशन यहां बनाए, तो अमेरिका तब से यहां पे है, ठीक। आगे देखिए 1951 में क्या दोस्तों हुआ, एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ विद द डेनमार्क ग्रांट द यूएस अ सिग्निफिकेंट इन ग्रीनफील्ड डिफेंस इंक्लूडिंग द राइट टू बिल्ड एंड मेंटेन डिफेंस बेसिस। 1951 में, तो 1951 में ग्रीनलैंड ने प्रॉपर एग्रीमेंट, 1951 में डेनमार्क ने प्रॉपर एग्रीमेंट किया विद द अमेरिका कि आप अपने डिफेंस बेस यहां पे बना सकते हैं। अच्छा, 1953 मेड पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क, ग्रीनलैंड बिकम डैनिश सिटीजन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ 1953 में ग्रीनलैंड जो एक कॉलोनी थी, तो इसको अपने देश का पार्ट बना लिया डेनमार्क ने 1953 में, ठीक है। 1979 a referendum on home rule give Greenland control of most policies within the territory with Denmark retaining control of the foreign affairs and the defense, जो भी है इसका मतलब गाइस 1979 में यहाँ पे रेफरेंडम हुआ एक, ठीक है। और रेफरेंडम के बाद क्या हुआ कि जो डेनमार्क है इसको अथॉरिटी मिल गई प्रॉपर कि ये ग्रीनलैंड की जो भी मतलब फॉरेन अफेयर्स होगा या डिफेंस होगा या नेचुरल रिसोर्स होगा वो डेनमार्क ही संभालेगा। तो कहने का मतलब मेजॉरिटी ऑफ पावर जो डेनमार्क के पास तब से है, 1979 से है, ठीक है। आगे देखिए, अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, अब अमेरिका का जो थ्रेट आया है उसमें डेनमार्क का रिस्पॉन्स क्या है दोस्तों। डेनमार्क रिफर्स सोवेरेनिटी ओवर द ग्रीनलैंड एंड कमिट टू डिफेंडिंग इट्स टेरिटरी। तो डेनमार्क ने तो बोल दिया भाई ये हमारी टेरिटरी है और हम किसी भी हद तक जाएंगे अपनी टेरिटरी की रक्षा करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर नाटो का रोल शुरू हो जाएगा। क्यों, आपको पता है नाटो क्यों बना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं इनको रशिया का डर दिखाया था और आपस में मिला के एक नाटो का एग्रीमेंट साइन हुआ। और दोस्तों नाटो में एक एग्रीमेंट ये भी है कि अगर किसी देश पे हमला होता है नाटो के, तो ये माना जाएगा हर देश पे हमला है, तो सारे देश मिलकर जो है फिर वो लड़ाई करेंगे अगेंस्ट द जो भी कंट्री हमला करने वाली है। और अमेरिका इसमें सबसे आगे था, यानी अमेरिका भी नाटो में एज ए मेंबर है। अमेरिका नाटो का एक बड़ा एलाई है ना, जिस तरह अमेरिका एलाई है वैसे डेनमार्क भी एलाई है दोस्तों। तो भविष्य में क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जब अमेरिका अटैक करता है डेनमार्क पर,
तो जो नाटो का रूल है, क्या उसके हिसाब से क्या नाटो के जो और कंट्री हैं वो अमेरिका से लड़ेंगे? और जबकि अमेरिका खुद एक मेंबर है, तो नाटो तो पूरा टूट गया इसका मतलब। यानी जो प्रिंसिपल नाटो के हैं वो तो खत्म हो जाएंगे ना फिर। ठीक है, आगे देखिए। एनी एफर्ट टू टेक ओवर ग्रीनलैंड वुड एंड द ट्रांसएटलांटिक एलियंस, डेनिश प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन ने बोल दिया दोस्तों। अगर डेनमार्क पे हमला होता है तो फिर नाटो वाला कोई मतलब नहीं है, और डेनमार्क जो है वो किसी की भी हेल्प ले सकता है। यानी डेनमार्क कह रहा है कि अगर हमें जरूरत पड़ी हम रशिया की भी हेल्प ले सकते हैं। तो फिर तो नाटो खत्म हो जाएगा दोस्तों। और नाटो खत्म होने का मतलब यह है, यूरोपियन कंट्री ने एक काम किया था। इन लोगों ने जब समझा कि भाई अमेरिका हमारे लिए है ही है, तो यूरोपियन कंट्रीज ने अपने डिफेंस पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया। पूरे यूरोप में केवल आप बात करो, फ्रांस की बात करो, जर्मनी की बात करो, ये देश थोड़े से स्ट्रांग हैं, लेकिन इनके पास वो क्षमता नहीं है, वो स्केल नहीं है कि वो रशिया से मुकाबला कर पाए। और इंग्लैंड तो वैसे बाहर हो चुका है, तो फ्रांस एक थोड़ा ताकतवर देश है और जर्मनी है, वरना फिर तो खत्म है कहानी। और ये दोनों देश भी आज के टाइम पे रशिया से मिलकर मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो अगर अमेरिका हमला करता है तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। यूरोप में क्या होने वाला है? यूरोपियंस ने अपने पैसे डिफेंस पे खर्च नहीं किए, यूरोपियंस ने अपने पैसे खर्च किए टूरिज्म में, डेवलपमेंट में, साफ सफाई में। इसीलिए यूरोप इतना चमकता है। यानी फिर आप देखेंगे कि यूरोप में क्या होने वाला है, यूरोप में हथियारों की दौड़ लगने वाली है, जैसा कि वर्ल्ड वॉर में हमने देखा था। काफी इंटरेस्टिंग होगा, है ना। चलिए आगे देखिए। अब दोस्तों क्या हो रहा है, नो इंडिपेंडेंट मिलिट्री पार्ट ऑफ मेजर नाटो एलाई, जो मैंने बोला आपसे गाइस, मतलब तो डेनमार्क की बात हम कर रहे हैं। तो डेनमार्क एक पार्ट है नाटो का, तो वही देखना पड़ेगा कि मतलब जो और भी नाटो की कंट्रीज हैं वो क्या करने वाले हैं यहां पर। मजा तो आने वाला है दोस्तों। हाँ, और डेनमार्क की बात करें, डेनमार्क रिस्पॉन्स, वी विल शूट फर्स्ट टॉक लेटर। डेनमार्क ने बोल दिया कि अगर अमेरिका का कोई शिप या कोई ट्रूप यहां पर दिखाई पड़ता है तो पहले आप गोली मारिए, बात हम बाद में कर लेंगे। तो डेनमार्क ने काफी कड़ा एक्शन लिया इस पर, काफी अच्छा रिस्पांस दिया डोनाल्ड ट्रंप को। अब देखते हैं तो होना क्या है भविष्य में, वो मालूम चलेगा। यानी समरी ऑफ द वीडियो ये है दोस्तों, व्हाई डोनाल्ड ट्रंप वांट टू एक्वायर ग्रीनलैंड। इनके हिसाब से क्या है, इनके हिसाब से कि इनको खतरा है रशिया और चाइना से, यहां से खतरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों हमने क्या देखा कि अमेरिका का ऑलरेडी बेस यहां पर है। यानी इनका जो क्लेम है वो तो मुझे यहां पे गलत लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका ग्रीनलैंड है, इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके पीछे ध्यान है अमेरिका का, है ना गाइस। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, प्लीज हमें कमेंट करें अपने, और आपके कमेंट से भी हम कुछ सीखेंगे आपसे, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट में एक इंफॉर्मेशन ये मैं देना चाहूंगा, अनअकैडमी आपको टिल 15 जन तक ऑफर दे रही है 12 मंथ। अगर आप एक साल के लिए अनअकैडमी लेते हैं फॉर द बैंक एग्जामिनेशन, आपको प्राइस पड़ेगा 1799, और 2 ईयर के लिए 2799। लिंक आपको मिल जाएगी हमारे इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। कोड हमारा एवीपी लगाएंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।